मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में जो भक्तों की मिलाने की एक तरह से श्रृंखला ही हम कह सकते हैं जो चल रही है, उसमें आज हम लखनऊ हैं। आपका दस्तक मीडिया में स्वागत है। राम राम साहब। राम राम। आप अपना शुभ नाम बताएं। जी नमस्कार शुक्ल जी, मैं अंशुमानी शर्मा हूँ। मैंने दादा सुना है कि आप जब आपके फादर भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट रहा है और जब आपको स्कॉलरशिप मिला करता, कितना रुपए मिलता था सर? ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं छठे से 8वें के बीच में एक एग्जाम हुआ था, उसके बाद 6, 7, 8 3 साल 5 रुपए महीने की स्कॉलरशिप हुआ करती थी उस समय। वो 5 रुपए महीने मतलब 60 रुपए साल में। 60 रुपए साल में, है ना? जी 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 बिल्कुल। तो कैसे एडजस्ट करते थे उसको? देखिए, ये तो मैंने आपसे बताया ना कि पुस्तकों का बहुत शौक था, और वो मैंने अपने पिताजी से उसको इनहेरिट किया। और उस समय लगता कुछ और शौक नहीं थे, क्योंकि संस्कार परिवार से ऐसे मिले नहीं कि कुछ बाहर खाने का, घूमने फिरने का, ऐसा कुछ नहीं। तो एक ही शौक था कि अच्छी पुस्तकें हों। और हम निराला नगर में रहा करते थे तब। निराला नगर से विवेकानंद पॉलीक्लिनिक बिल्कुल आधे किलोमीटर की दूरी पे था, और उसी में उसके पीछे जो रामकृष्ण मठ था उसमें लाइब्रेरी थी जी। और वहाँ पे सेल काउंटर भी था। तो रामकृष्ण मठ की जो पुस्तकें थी वो बड़ी सस्ती होती थी उस समय। कोई 10 पैसे की, कोई 5 पैसे की, कोई 20 पैसे की। पुस्तकों के मूल्य सुनते जाइए ध्यान से, है ना? आप फिर मत कहना कि जो 60-65 रुपए का जो बजट मिलता था उसका समायोजन कितना किया जा सकता था। चलिए कंटिन्यू रखें। तो वो अब उसमें ये होता था कि किसी की भी बर्थडे है, और विशेष रूप से पापा की, तो कोशिश करते थे कि 2-4 किताबें ले आए, और जो थोड़ी सी महंगी वाली, मतलब वो 50 पैसे वाली भी लेने की उसमें हिम्मत कर लेते थे जी। और लेकिन 1 घंटे तक सोचते थे कि ये 3 ले, कि वो 4 ले, कि ये 50 पैसे वाली ले, या एक ये ले। इस तरह के बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद फिर उसमें जैसी समझ उस समय काम करती थी वो लेते थे, और वो ला के पापा को देते थे। पापा भी खुश होते थे, और फिर ये भी कहते थे कि तुम पैसा क्यों इसमें लगा देते हो। लेकिन बस अपनी आत्मसंतुष्टि ये थी कि किताबें भी आ गई, पापा को भी अच्छा लगा, तो और एक संपत्ति बन गई। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता रहा। मित्रों, ये शौक, अगर आप इस शौक से बाहर हो गए हैं, जैसा अमूमन नई जनरेशन जो है केवल मोबाइल से पढ़ना सीख रही है ना? ये व्यवहारिक बातें हैं, इसलिए बीच बीच में बताता रहता हूँ। आप भी किताबें खरीदिए, किताबों को पढ़िए, किताबों को रखिए, और जब कभी अपने से ऊपर वाली पीढ़ी को या अपने से अगली पीढ़ी को कुछ देना है, पुस्तकों से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। आप उनको दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब किताब बच्चा पढ़ता है तो कुछ अलग पाता है। ये मेरा भी अनुभव है, और आपको अनुभव का एकदम यूँ कहिए समुद्र, क्योंकि जो यहाँ मैं देख रहा हूँ उसमें से कुछ मोती हम केवल निकाल पा रहे हैं, पूरा खजाना तो आपने छिपा रखा है। चलिए हम आते हैं परिवार में। आपको बाबा नीम करोली की एक घटना याद आई। आप में कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई प्रशासनिक दबाव आया हो और आपने महाराज जी को पुकारा हो? सच में बताइएगा। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासनिक दबाव क्या, एक तो बहुत ऐसा मसला है कि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं बच्चों के लिए कार्य करता हूँ, और बाल कल्याण समिति एक संस्था होती है हर जिले में, जो कि बच्चों के लिए फोर्ट के जैसे काम करती है। 18 साल से नीचे के जो भी बच्चे आते हैं, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्रावधान है कि वो बड़ों के कोर्ट में नहीं जाते, उनको CWC देखते हैं। तो उस समय मैं CWC में अध्यक्ष था लखनऊ की, और माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा था जिसमें कि जो लखनऊ के अनाथालय हैं, ऐसे शेल्टर होम जहाँ पर बच्चे रहते हैं, उनकी स्थिति को लेकर एक PIL हुई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें लखनऊ की CWC को
कमिश्नर नियुक्त किया और कहा कि सारी जगहों पर आप स्टडी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। हमने रिपोर्ट सबमिट की उनकी और उसमें बताया कि जो हमारे सरकारी होम्स हैं वहाँ पे क्या हालत है बच्चों की, और ऐसे जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनकी जो खराब स्थिति है उसका भी वर्णन किया। तो उसके बाद जो भी सरकारी होम्स के जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे उनको एक दृष्टि करके प्राइवेट होम है वहाँ पर शिफ्ट करने का माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। वही PIL कंटिन्यू कर रही थी और उसमें नित्य नए नए मुद्दे आते रहते थे। तो एक बड़ा मुद्दा ये था कि पूरे प्रदेश में जब मेंटली रिटार्डेड बच्चे मिलते थे, मानसिक मंदित बच्चे, तो उनको सबको लखनऊ भेज दिया जाता था और वो गवर्नमेंट के होम्स में भेजते थे। यहाँ के होम्स बहुत त्रस्त थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के सामने ये मुद्दा हमने उठाया कि कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर माननीय उच्च न्यायालय उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, कैसे होम्स नए खोले जाएं, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। और उन्होंने एक आदेश किया था कि हर जो मीटिंग होगी, हर कोर्ट की हियरिंग में हम कोर्ट को सपोर्ट करने के लिए उपलब्ध रहेंगे जी। और मेरा व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट भी था कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ सार्थक कार्य हो जाए। तो एक बार 2 बजे से कोर्ट में रहना था, और एक जो उस समय जो भारत सरकार का पक्ष देख रहे थे, सज्जन जो वकील थे, वो आजकल माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो गए हैं, न्यायमूर्ति हो गए हैं, वो बैठे थे। और जो हमारे विद्वान जज द्वय थे वो दोनों बस आने वाले थे, 2 बजे थे। और उस समय ऑफिस से फ़ोन आता है कि सर आप कहाँ हैं? हमने बताया यहाँ हैं कोर्ट में। उन्होंने कहा कि साहब वो प्राक्कलन समिति की बैठक है, और प्राक्कलन समिति एक विधायकों की समिति होती है जो कि महत्वपूर्ण होती है। उसकी बैठक में उपस्थित ना रहने से अवमानना हो सकती है। अच्छा। और कई चीज़ें इस तरह की जो है नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव ने आपको नामित किया है और आपको उसमें रहना है। 2 बजे से बैठक है और 2 बजे से हियरिंग है। मैं बहुत पशुपेश में, वहाँ से जाने में भी मान लीजिए 15 मिनट लगा। हाई कोर्ट तब पुरानी बिल्डिंग में था जी, 76 मंजिल के सामने। मैं जो बगल में हमारे वकील साहब थे उनसे कहा कि सर मुझे तो जाना पड़ेगा। अरे अभी जज साहब आने वाले हैं, एक बार उनको शक्ल तो दिखा लीजिए, ऐसे कैसे चले जाएंगे। अब खैर बैठा जैसा महाराज जी को मंजूर, और फिर मैंने आंख बंद करी जी, ध्यान लगा लिया ध्यान, और महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये क्या है, क्या करूँ ये मतलब आपको मालूम है, मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब कभी व्यथित होता हूँ या जब कभी बहुत भावुक होता हूँ तो ऐसे ही महाराज जी से बात करता हूँ जी। आँख बंद की और कहा कि महाराज जी ये क्या है, आप जानते हैं कि मैं बच्चों के लिए चिंतित हूँ, कुछ निर्णय होने वाला है आज, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। तब आपने वहाँ मीटिंग लगवा दी। या तो वो ना करते या तो ये ना करते, आज ये भी आपने किया है, वो भी आपने किया है। अब मैं क्या करूँ ये बताइए। फिर उसके बाद प्रेरणा आई, मैंने कहा देखिए ये बच्चों का काम है, मैं यहाँ से तो जाने वाला नहीं, अब वहाँ आप निपटिएगा। आप निपटिए, यहाँ हम निपट रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, ये आपको जो करना है जी। मैं अब जाऊँगा नहीं। मैंने आँख खोली और बगल में बैठे थे तब तो माननीय जज हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनसे चलिए हम नाम नहीं आपसे खुलवाएंगे कि वो लोग फिर कहेंगे कि कोई केस होगा कि शर्मा जी को ढूंढिए। तो वो उनसे कहा, मैंने कहा मैं हूँ, और हम पूरी उसमें बातें हुई, आदान प्रदान हुआ चीज़ों का, मतलब जो विचारों का। और उसके बाद 3 बज गए और उन्होंने जजमेंट लिखाना शुरू किया। मैं भागा वहाँ से बाहर और मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि जल्दी से हाई कोर्ट के उधर गेट पे, वो कब DM ऑफिस में गाड़ी खड़ी करता था, वहाँ पे गाड़ी लेके आओ, मैं वहाँ गेट पे पहुँच रहा हूँ जी। और ये करने के बाद उस समय सचिवालय में नया था, मुझे रूम नंबर 80 में मीटिंग थी, मुझे पता नहीं था। तो मैंने अपने अनुसेवक को फ़ोन किया कि रूम नंबर 80 देख के तुम मुझे 10 नंबर गेट पे मिलो, मैं तो उसके बाद तुरंत जिससे कमरा ढूंढने में टाइम ना लगे, और मैं चल दिया हूँ बस यहाँ से। और वो कोर्ट रूम से गेट के बीच में फिर तब तक दोबारा पलट के वहाँ से फ़ोन आया सचिवालय से
कि सर, हमने कहा बस आ रहा हूँ मनशाराम तो आ जाए ड्राइवर हमारा। मीटिंग कैंसिल तो हो गई। उन्होंने कहा कि सर वो मीटिंग 5 बजे हो गई है। देखिए, बोलने से पहले मैं भी बता रहा हूँ आपको, इसमें चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा होता है। जी जी। तो महाराज जी को जब आप व्यथित होके, भावुक होके और किसी सकारात्मक चीज के लिए याद करें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे याद है जहां पर उन्होंने आपको निराश किया हो। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और उच्च ओहदे पर। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, महाराज जी का बनाया हुआ हूँ, मूलतः मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक की जो गरिमा जो है ना, वो प्रशासनिक अधिकारी से ऊपर होती है। हम तो आपको सेकंड ग्रेड में ही बता रहे थे, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं, मैंने अपने किताबों के शौक को जस्टिफाई करने की दृष्टि से बताया कि शिक्षक को इसीलिए समाज को देने की बात मन में रहती है जी, युवाओं को, समाज को कुछ दिया जाए जी। अल्टीमेटली तो सब महाराज जी की ही कृपा से है, लेकिन जो भी है वो उन्हीं की कृपा से। पूरी जहाँ भी आप कार्यरत रहे, भले ही शिक्षक के रूप में या सचिवालय में, कभी किसी बड़े राजनीतिक का ऐसा कभी कोई दबाव आया कि चाहे कैसा भी काम हो साहब हमारा कर दीजिए? नहीं शुक्र जी, इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जी कि कभी किसी भी राजनेता ने ऐसा नहीं कहा कि ये काम होना है। काम उन्होंने कहा, और जब मैंने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया जी, तो एक भी इंसिडेंट मुझे ऐसा याद नहीं है जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, इसको करो, जैसा सुनने में आया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप नियमानुसार ही करिए। मुझे इस बात में मैं पुनः फिर महाराज जी का शुक्रगुजार। बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसका श्रेय किसको है महाराज, क्योंकि ये स्थिति तो किसी के भी साथ होती है। 100% क्या 200% महाराज जी को श्रेय है। और अब आप तो आज घर में आए हैं, आपने देखा, आप जब मेरे दफ्तर में कभी मौका लगा आएंगे, हालांकि वो दफ्तर सचिवालय का है, वो है तो बहुत वो, लेकिन उसमें सामने वहाँ भी महाराज जी आपको मिलेंगे जी। और वहाँ उसके नीचे एक चौपाई लिखी होगी, ता कहूँ कछु कछु अगम नहीं, जा पर तो मन। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दस्तक मीडिया से आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। फिर मिलते हैं। राम राम। राम राम।